अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर नावल इब्तिहाल के साथ, जिसके राइटर हैं हुस्ना हुसैन। और ये एपिसोड 3 की पार्ट 2 है। जल्दी इस नावल को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। ज़हीर हाउस के आलीशान गेस्ट रूम में वो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। दीवार गिर खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। कमरे की रोशनी भी उसने मध्यम कर रखी थी। मुलाजमा कुछ देर पहले उसे नाश्ता दे कर गई थी, जो मेज़ पर जूका तू पड़ा था। कुछ ही देर गुजरी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी। दरवाज़ा खोलकर रेशम अंदर आ गई थी। मिसेस ज़हीर उसे ऊपर बुला रही थी। पैरों में जूते उड़सते वो रेशम के पीछे बेहद खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपरी मंजिल पर आ गई। यहाँ कई कमरे, कई दरवाजे थे, लाउंज और राहदारियाँ थी। वो रेशम के साथ एक बंद दरवाजे के सामने रुक गई। रेशम ने दस्तक देकर उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। गहरी सांस भरकर हिम्मत मजतमा करते वो अंदर दाखिल हो गई। वसी व अरीज कमरा सुर्ख व सफ़ेद थीम में सजा हुआ था। मुनकश ब्राउन फर्नीचर के अतराफ में पर्दे लटक रहे थे। खिड़कियों के पर्दे सुनहरी, सफ़ेद फर्श पर बिछा कालीन भी सुनहरी था। उन्हीं सुनहरी रंगों में कई यादें बसी थी। कई ख्वाब बंद अलमारियों में ठहरे रह गए थे। कई किताबें बेजान सी रैक्स में पड़ी रह गई थी। सामने वाली दीवारों पर प्रेसा लिखा था। वो नाम एक मरकज़ था। उस नाम के साथ कमरे की हर एक शय जुड़ी हुई थी। गो कि बत्तियां जल रही थी, मगर फिर भी उसे उस कमरे की वसअत में तारीकी का एहसास हुआ था। वो तारीकी जो बेड पर बैठी मिसेस ज़हीर के वजूद से उमड़ती आ रही थी। उनके बाल खुले हुए थे, उनकी आंखों में नमी ठहरी थी। तस्वीर का एक फ्रेम उनके हाथ में था। वो तस्वीर उनकी बेटी की थी। ये प्रेसा का कमरा है, प्यारा है ना? बात करते उनकी आवाज़ से मोहब्बत झलकी। जिस तरह वो सेट करके गई थी, बिल्कुल वैसे ही पड़ा है। मैंने उसकी एक चीज़ भी यहाँ से वहाँ नहीं की। आयला खामोश रही। उन्होंने तस्वीर का एक फ्रेम उसके सामने किया। उसने देखा तस्वीर के वसत में एक हंसता मुस्कुराता नौजवान खड़ा था, जिसके दाएं बाएं 3 लड़कियां खड़ी थी। प्रेसा, उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे पर उंगली रखी। ये नायाब है। उन्होंने दूसरी लड़की का चेहरा छुआ, और ये ज़रगुल, उनकी उंगली अब तीसरी लड़की पर आ ठहरी थी। तुम्हें शायद हैरत हो ये जान के, मरवान के साथ खड़ी इन तीनों लड़कियों में कोई एक भी जिंदा नहीं है। आयला हदीद सांसें नहीं ले सकी थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ के जज्बात एक साथ उमड़ आए थे। गहरी सांस भरकर वो सामने देखने लगी थी। मैंने प्रेसा को बहुत समझाया था। मैंने उसे कहा था नायाब की मौत को नज़रअंदाज मत करो, मगर उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। उसे मरवान के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आता था। उन्होंने फिर उठकर वार्डरोब के सामने खाने खोल दिए। प्रेसा के देदा जेब महंगे मलबूसात से अलमारी भरी पड़ी थी। दरवाज़ों में उसके गोल्ड और डायमंड के सेट चमक रहे थे। अंगूठियों का कलेक्शन 4 बड़े डिब्बों पर मुश्तमिल था। उसके नाम पर जितनी जायदादें और प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, वो कागजात भी वहीं रखे थे। मिसेस ज़हीर ने एक एक शय उसे दिखाई थी। अपनी नम आँखों में एक अलोई सी चमक लिए वो उसकी तरफ मुड़ी। बस एक बार तुम मरवान की जान ले लो, ये सब तुम्हारा होगा। आइला हदीद के अंदर सन्नाटे छा गए। अपनी हर वो प्रॉपर्टी जो मैंने प्रेसा के लिए खरीदी थी, तुम्हारे नाम कर दूंगी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ आइला। बदले में मुझे बस वो लड़का मुर्दा चाहिए। ये सब कैसे होगा? उनके बराबर में बैठे अपने तासरात में हुनूस खामोशी और सर्द महरी लिए उसने सीधा सवाल किया था। मिसेस ज़हीर के अज़ाइम से वो आगाह थी, मगर प्लानिंग पर अभी कोई बात नहीं हुई थी। वो उनके जहन तक पहुंचना चाहती थी, उनकी चाल को समझना चाहती थी। मिसेस ज़हीर कुछ देर गहरी सोच में गुम प्रेसा की कोई तस्वीर देखती रहीं। फिर उन्होंने सर उठाया। मैंने प्रेसा को कसरे जलाल में भेजा था, मैं तुम्हें भी वहाँ भेजूंगी। आयला की धड़कन शदीद हो गई। फ़र्क हैसियत और पोजीशन में होगा। तुम वहाँ एक हाउस मैनेजर के तौर पर जाओगी। आंखों में हैरत लिए वो खामोशी से उन्हें देखती रही। 2 माह पहले उनके साबका हाउस मैनेजर ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तब से वो ज़रका क्रस्ट एस्टेट से राब्ते में है, एक नई हाउस मैनेजर के लिए। और ज़रका ओनर मेरी दोस्त है। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके उन्होंने कुछ सोचा। पिछले माह भी उसने कुछ प्रोफाइल्स भेजी थी, लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। यकुम को वो दोबारा भेजेगी, और उनमें इस बार तुम्हारा नाम भी शामिल होगा। आयला ने उनकी पूरी बात सांस रोक कर सुनी थी। मिसेस ज़हीर ने तमाम मामला तय कर रखे थे। उनका प्लान मुकम्मल था, मगर मेरा इन मामलात में कोई तजुर्बा नहीं है।
उसने साफ कह दिया। क्या तुम्हें पहले भी कभी किसी तजुर्बे की ज़रूरत पड़ी है आइला? उनका सवाल आइला हदीद को लाजवाब कर गया। एक बार बस देखती हो और सीख जाती हो। सीखना अलग बात है, उसे अप्लाई करना अलग। तुम्हें क्या लगता है आइला, मैं बेवकूफ़ हूँ? अब के मिसेस ज़हीर ने अपने तासरात में सख्ती ठहरा ली थी। तुम्हें जानती नहीं हूँ। आइला के लब सख्ती से भीज गए थे। तुम सिर्फ देखती तो नहीं हो, सब रिकॉर्ड करती हो। कोई भी बात तुम्हारे जहन से महू नहीं हो सकती। वो चुप रही। तुम मरवान जलाल की एक एक हरकत को बेहतर समझ सकती हो, उसके मूड परख सकती हो। कसरे जलाल राजों से भरा है, और मैं ये भी जानती हूँ मरवान बगैर किसी वजह के दौरान में नहीं रुका। कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। ये भी हो सकता है आप मेरी प्रोफाइल भेजें और वो मुझे रिजेक्ट कर दें। उसने एक और नुक्ता उठाया। मरवान का बटलर अरबाज हमेशा अपने मालिक और कसरे जलाल के लिए बेहतरीन की तलाश में रहता है। पिछली बार मेल और फीमेल दोनों काबिले नाम मौजूद थे, मगर तफसीलियात पढ़कर उसने रिजेक्ट कर दिए। जानती हो क्यों? उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला हमने छोड़ा था, क्योंकि हम चाहते थे वो रिजेक्ट हो। तो अब इस एक माह में क्या क्या होगा? तुम्हें कल ही रेशम जरका क्रस्ट ले जाएगी। उनकी पूरी टीम है, स्टाफ है। वो तुम्हें इलियट के रहन सहन और उनकी खिदमतदारियों के तमाम गुण सिखा देंगे। तुम्हें वहाँ काम कैसे करना है, कैसे रहना और कैसे एक प्रोफेशनल हाउस मैनेजर के तौर पर उभर कर सामने आना है, सब कुछ। वो मेरा बैकग्राउंड चेक भी तो कर सकते हैं। वो जान भी तो सकते हैं कि मुझे प्लान किया जा रहा है। हम तुम्हारी कहानी में कोई ऐसा रद्द बदल नहीं कर रहे जिसकी बुनियाद पर यह सवाल उनके जहन में आए। तुम हदीद और अमारा की बेटी हो। दोनों ने अलहदा होकर अपना घर बसा लिए। तुम अपने ताया के यहाँ पली बढ़ी। उनके साथ तुम्हारे टर्म्स अच्छे नहीं। जल्दी तुमने जरका क्रस्ट एकेडमी ज्वाइन कर ली, कोर्सेज किए, ज़बानें सीखी और फिर यहाँ अप्लाई कर दिया। और अब तुम पहली बार कहीं काम करने वाली हो। उन्होंने कहानी का पूरा प्लॉट तरतीब देकर उसे किरदार बना डाला था। पहली बार? उसने पुरसोच अंदाज में उन्हें देखा। वो क्यों एक ऐसी हाउस मैनेजर को हायर करेंगे जिसका तजुर्बा पहले कहीं भी नहीं रहा? यही तो प्लस पॉइंट है। मिसेस ज़हीर शैतानियत से मुस्कुराई। खैर, देखते हैं तुम्हारी किस्मत क्या पलटा खाती है। वो उन्हें देख रही थी और सोच रही थी इंटरव्यू के दौरान ही कुछ ऐसा हो जाए जिसकी बिना पर अरबाज उसे रद्द कर दे। कोई गलती, कोताही, कोई झूठ पकड़ा जाए, कोई शक सामने आ जाए। मुमकिन है कसरे जलाल पहुंचने से पहले ही ये किस्सा तमाम हो जाए। दिल में उम्मीद लिए वो अपनी जगह से उठ गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके रेशम के पीछे चलते हुए उसने अपना जहन उस एक लम्हे में हर जानिब दौड़ा लिया। हर मुमकिन खतरे को जांच लिया, हर मुमकिन हिसाब को परख लिया था। मरवान जलाल और मिसेस ज़हीर दोनों की जंग में वो एक हथियार बनी वस्त में खड़ी थी। कसरे जलाल के मीनारों पर रोशनियां धरी थी। शब की तारीकी में कसर का अंदरूनी हिस्सा बका नूर बना हुआ था। स्टाफ मुतहरिक था। लंबी डाइनिंग टेबल पर खाने के लवाजमात रखे जा रहे थे। जलाल साहब आतिशदान के सामने आरामदा सोफे पर बैठे दीवार गिर खिड़की से बाहर बाग के दरख्तों को देख रहे थे, जिनकी शाखें हवाओं की शिद्दत से झुकी चली आ रही थी। उनके बाएं जानिब शीशे की दीवार थी। उस दीवार की दूसरी जानिब स्विमिंग पूल था, जिसके अतराफ में कई पौधे रखे थे। वहीं कुर्सी पर सारंग अपने यूनिफॉर्म में मलबूस बैठा था। उसके हाथ में एक जंजीर थी जिसे वो उंगलियों पर घुमाए जा रहा था। उसके ऐन सामने स्विमिंग पूल के पानियों में यकायक भंवर बना था, जैसे कोई आहिस्तगी से पानी के अंदर उतर गया हो। सारंग ने बेख्तियार निगाह उठाई, फिर दोबारा झुका ली। वो भंवर मुतहरिक सा पूल किनारे उसके कदमों के करीब आकर ठहर गया था। क्या खबर है? कुछ ही देर में अरबाज वहाँ आ गया था। नया आर्टिकल छपा है, नए हैशटैग चलाए जा रहे हैं। नाम तो अभी भी बड़े मालिक का वही है, वही नीली दाढ़ी वाला बादशाह। अरबाज की पुरसोच निगाहें उसके चेहरे पर जम गई। तुम मालिक के लाडले हो, कह दो बाल रंग ले अपने, नाम बड़ा सूट करता है। तमीज़ से सारंग। अरबाज की सख्त भारी आवाज़ का रुआब उसे खामोश कर गया। मजाक कर रहा था मैं। जंजीर घुमाते वो अपनी जगह से उठ गया। तुम्हारे मजाक अब हद से गुजरने लगे हैं। सारंग के सियाना हो गया। और शेर दिल के साथ फिजूल बातें मत क्या करो। उसे समझाओ, सवाल बहुत करता है। करने दो सवाल।
जो बात उसे बतानी होगी वो मैं उसे बताऊंगा। पता नहीं मालिक को क्या सोची, उस डरपोक को भी इस राज में शामिल कर दिया। 2 झापड़ लगेंगे, सब कुछ उगल देगा। मालिक का फैसला, मालिक की मर्जी। सारंग गहरी सांस भरकर रह गया। जमान हाउस शादी घर की रौनकें उरूज पर थी। घर के छोटे बड़े किसी न किसी काम में मसरूफ दिखाई देते थे। कोई आ रहा था, जा रहा था, मुलाजमीन की दौड़ें अलग से लगवाई जा रही थी। लाउंज में विराजमान होकर शीशे की एक दीवार के उस पार सब्ज अहाते का जायजा लेते अनूशा ने शगुफ्ता को चाय का हुक्म दिया था और बनाकर उसके सामने रखने वाली मिराल असवन थी। रुको। कप रखकर वो 2 कदम ही मुड़ी थी कि रुकना पड़ा। मुड़कर उसने अनूशा को देखा। सफ़ेद गाउन में मलबूस, वो टांग पर टांग जमाए बैठी थी। फैली हुई आस्तीनों से झालरें से लटक रही थी। जूता भी सफ़ेद ही था, अंग्रेज़ भी। सुनहरी डाई बाल उसने खुले छोड़ रखे थे। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ के सभी मुलाजमीन के साथ उसका तारुफ हो चुका था। एक वही रह गई थी, मिराल। अनूशा ने उसे बगौर देखा। आंखों के हल्के गहरे पसमर्दा चेहरे से थकावट आया थी। मुलाजिम तो घर में और भी थे, मगर किसी की भी हालत ऐसी न थी जैसी उसकी थी। वो लड़की उसे बरसों की बीमार लगी थी। उसके वजूद पर खद्दर का हल्के रंग का खुला डला सा सूट था, जिसकी कमीज के दामन पर सिलाई लगाकर फटे हुए कपड़े को जोड़ा गया था। यहाँ कब से काम कर रही हो? उसकी पलकें लम्हे भर के लिए झुकी, फिर उठ गई। काफ़ी अरसा हो गया है। चाय का एक घूंट लेकर वो उठ खड़ी हुई। उसके पास आकर एक लिफाफा आगे बढ़ाया। कल मैंने सारी मेड्स को दिया था, तुम रह गई थी। मिराल असवन की निगाहें उसके हाथ से फिर चेहरे पर जमी रह गई। शुक्रिया, मुझे रहने ही दें। उसने पैसे न लिए, फौरन से पलट गई। मिराल की यह हरकत अनूशे को इंतहाई नागवार गुजरी। मालकिन होने के नाते तुम्हें बोनस दे रही हूँ। अपनी नागवारी छुपाकर वो दोबारा मुस्कुराई। मालकिन? कोई भाला सा मिराल के दिल में गड़ गया। हाँ, वो इस घर की असली मालकिन ही तो थी, जिसे उसका शौहर हरगिज़ भगा कर नहीं लाया था, जिसके साथ निकाह वालदैन से छुपकर नहीं किया गया था, जिसे झूठी उम्मीद नहीं दिलाई गई थी। अनुशा का हाथ अभी भी उठा हुआ था। वो मुंतज़िर थी कब मिराल लिफाफा पकड़े तो वह हाथ नीचे करे। तुम यहाँ अपनी छोटी बहन के साथ रहती हो? कल देखा था मैंने उसे। प्यारी लड़की है, स्कूल जाती है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? उसके लिए कुछ ले लेना। मिराल की निगाहें अनुशा के चेहरे पर जमी रह गई। अनुशा बज़द थी, वो पैसा ले। गालिबन इनकार ने उसकी नफ्सियात पर कोई चोट डाली थी। बहुत शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो साफ इनकार करके किचन में चली गई। अनुशा के लब कुछ नागवारी से भींच से गए। कितनी रूड लड़की है, ऐसा एटीट्यूड तो मुलाजिम नहीं दिखाते। मोबाइल पर कुछ लिखते शाहजेब वहाँ से गुजरा तो उसे देख कर रुक गया। कौन रूड है? ये मिराल। पैसे दे रही थी, नहीं लिए। सबको बोनस दिया मैंने। अगर इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। शाहजेब चौंक गया। कुछ कह रही थी? उसने बेपरवाही से पूछा। नहीं, पैसे दिए तो इनकार कर दिया। अनुशा वापस सोफे पर जा बैठी। शाहजेब ने गर्दन मोड़कर राहदारी की तरफ देखा। किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था। शगुफ्ता मिराल को नया हुक्म पहुंचाती नजर आ रही थी। असमत बेगम ने अपने कमरे की सफाई करवानी थी और उसके लिए उन्हें मिराल ही चाहिए थी। भाई, जब आप मोहताज हैं तो ये अक्कड़ कैसी? वो हुनूस बड़बड़ा रही थी। चाय का दूसरा घूंट भरकर कप मेज़ पर पटक दिया। जायका बदल चुका था। ज़रा अच्छी नहीं बनाई। शाहजेब ने जैसे कुछ सुना नहीं, सर खुजाते उसके पहलू में आ बैठा। अनुशा की भवें हुनूस सुकड़ी हुई थी। उसका मूड खराब हो चुका था। ज़हीर हाउस के गेस्ट रूम में आसमानी कारपेट पर 2 जानू बैठी गैलरी में महफूज अपने ताया की तस्वीर देख रही थी। पुश्त पर खुले लंबे बेतरतीब बाल कारपेट को छू रहे थे। आंखों की सुर्खी कुछ बढ़ी हुई थी। उसके व्हाट्सएप पर रफ़ीक की तरफ से कई मैसेज आ चुके थे। कई बार वो उसे कॉल कर चुके थे। उसका नंबर बंद था, मगर व्हाट्सएप वो बंद नहीं कर सकी थी। एक बार फिर उनकी कॉल आ रही थी। गहरी सांस भरकर उसने अपनी आंखें मींच ली। कुछ देर बाद मोबाइल खामोश हो गया। वो अब घुटनों पर सर रखे बैठी थी। यकायक मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। उसने उठाकर देखा तो ताशा जे का नाम लिखा था। वेबसाइट पर नई किस्त शाये कर दी गई थी। अपने मामलात में वो ऐसी उलझी थी कि अब तक
शाये होने वाली 2 अक़सात वो पढ़ ही न सकी थी। यूं ही ज़हन भटकाने को उसने ताशा जे का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल लिया था। पिछले हफ्ते वो गेलफोर्ड में थी, आजकल वो मैनचेस्टर घूम रही थी। उसने पाइट पाइपर के कुछ मकौले शेयर किए थे। बच्चों के हुजूम की एक तस्वीर में उसने मुजस्समा बने पाइपर के कंधे पर अपनी जालीदार दस्ताने में मुकीद हाथ रखा हुआ था। नई तस्वीर में वो सुर्ख मशरूब का ग्लास दिखा रही थी। एक तस्वीर जहर की निशानदेही करती थी। एक पोस्ट मकड़ी के जाल पर बनी हुई थी। एक मंजर गुड़िया घर पर ठहरा हुआ था। एक तस्वीर फूलों के उस ढेर की थी जो मुरझाकर सियाह हो चुके थे। कुछ सलाहियतें मंजर आम पर आ जाएं तो वबाल बन जाती हैं। उसने एक मकौला लिख रखा था। गहरी सांस भरकर उसने मोबाइल रख दिया। अब वो खिड़कियों से बाहर धुंध में लिपटे लॉन को देख रही थी, जिसके लॉन लाइट्स इस तारीकी और कहर में मबहम सा तासुर बनकर रह गई थी। शाम के 5 बज रहे थे। अनुषा बालकनी में खड़ी थी, पीच रंग का ऊनी लिबास जेब तन के। वो धुंध में लिपटी बैरूनी दीवार और उसके पार नजर आते ऊंचे लंबे दरख्तों को देख रही थी जो दूर तक फैले हुए थे। यकायक कोई आवाज़ समाज से टकराई तो उसने बेख्तियार नीचे देखा। शगुफ्ता ऊंची आवाज़ में किसी से कुछ कह रही थी। उसने गर्दन झुकाकर देखा तो दाईं तरफ शाह बलौद के नीचे उसे मीराल की छोटी बहन नजर आई। किताब एक हाथ में लिए वो अपना काम कर रही थी। शगुफ्ता को जवाब उसने पस्त आवाज़ में दिया था, मगर चेहरे की सख्ती बतलाती थी उसे कुछ बुरा लगा है। शगुफ्ता अब उसके सर पर पहुंच चुकी थी। कमर पर एक हाथ रखे दूसरा हाथ नचा नचा कर बोले जा रही थी, दफ़ा हो। अनुषा सुन न सकी, मगर लबों की जुम्बिश से अंदाज़ा हुआ उसने कुछ ऐसे ही कहा है। शगुफ्ता उसे 2-4 बातें मज़ीद सुनाकर चली गई। अनुषा को कुछ याद आया तो कमरे में वापस आ गई। उसने दराज से वो लिफाफा निकाला जो उसने सुबह मीराल को देना चाहा था। लिफाफा उठाए वो अर्ज़ा और यमुना के कमरे में चली गई। वार्डरोब खोलकर उसने कुछ फ्रॉक इधर उधर किए, फिर एक निकाल लिया। दराज से चंद मोज़े निकाले, ऊनी स्कार्फ और मफलर भी। फिर सारा सामान प्लास्टिक बैग में डाले बाहर आ गई। फिज़ा में इंतहा की खनकी थी, जाने वो लड़की इस कदर ठुठरते मौसम में बाहर कैसे बैठी थी। हेलो। शाह बलौद के पास पहुंचकर उसने कहा। लड़की ने किताब से सर उठाया। उसकी सुरमई आंखों का तासुर मीराल की आंखों जैसा लगा, मुर्दा, वीरान और खामोश सा। यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर सिस्टर, प्रिटी आइज, आई मस्ट से। खुश इखलाकी का मुजाहरा करते वो एक अदा से मुस्कुराई, कमर सीधी, गर्दन ऊंची, बिन से एक फासला सा रखे हुए, जैसे वो बुलंदियों की मलका हो और बहुत ऊंचाई से नीचे किसी को देख रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? इब्तिहाल के लब भींचे रहे, निगाहें अनुषा पर टिकी रहीं। अजीब बात है, शमो के बेटे ने तो फ़ौरन जवाब दे दिया था और साइमा की बेटियां तो चुप ही नहीं हो रही थी। बता रही थी वो तुम्हारे साथ स्कूल जाती हैं। अनुषा चंद लम्हों तक जवाब की मुंतज़िर रही, फिर उसने शॉपर उसके बराबर में बेंच पर रखा। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं, 1-2 बार ही पहने होंगे, मैं डोनेट कर रही हूँ और ये मेरी तरफ से। उसने लिफाफा आगे बढ़ाया। अपने लिए कोट ले लेना, यह ऐसा मौसम तो नहीं है कि सिर्फ स्वेटर से गुजारा किया जा सके। इब्तिहाल के तासरात में कोई तब्दीली ना आई। उसने लिफाफा पकड़ा, ना ही अनुषा के चेहरे से निगाह हटाई। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डालकर चंद 100 के नोट निकालकर अनुषा की जानिब बढ़ा दिए। अनुषा ने सवालिया अब्रू उठाए, कुछ ना समझी सी। मेरे पैसे हैं, स्कूल की तरफ से इनाम में मिले हैं, रख लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। अनुषा सदमे से गुम रह गई, उसे देखकर रह गई। उसे हरगिज़ अंदाज़ा ना था सादा और गरीब नज़र आने वाली वो लड़की इस कदर बदतहज़ीब होगी। हाउ डेयर यू इंसल्टिंग मी लाइक दिस। बहुत ज़ब्त से वो अपनी आवाज़ को बुलंद होने से रोक पाई थी। क्यों? चैरिटी क्या सिर्फ आप दे सकते हैं? शट अप। उसका पारा शूट कर गया। जो आप कर रही हैं वही मैंने किया है तो बुरा लग गया, क्यों? वो सवालिया निशान बनी उसके सामने खड़ी हो गई। आंखों में एक भोलापन था, जैसे वो समझ ना पा रही हो कि अनुषा इतना खफा क्यों हो रही है। जो आप कर रही हैं वही मैंने किया तो बुरा लग गया, क्यों? वो सवालिया निशान बनी उसके सामने खड़ी हो गई। आंखों में एक भोलपन था, जैसे वो समझ ना पा रही हो कि अनुषा इतने खफा क्यों हो रही है। जो काम आपके लिए सवाब का है वही मेरे लिए भी तो होना चाहिए, नहीं? अनुषा को लगा शायद वो लड़की ना समझ है, बेअक्ल है, अब नॉर्मल है। तुम हकदार हो
जबकि मेरे पास सब कुछ है। मैं तुमसे कैसे कुछ ले सकती हूँ? उसने एक लकीर खींचकर अपना और उसका फ़र्क वाज़ेह कर दिया। ओह! इब्तिहाल के लब गोल हुए। आपके पास सब कुछ है तो हकदार हुई। और क्या-क्या दे सकती हैं आप मुझे? उसने यूँ पूछा जैसे ज़कात, सदक़ात, ताउन जैसे तमाम उसूल व फ़राइज़ से नावाकिफ़ हो। अनूशा समझ गई वो सिर्फ़ सवाल नहीं था। जो मैं दे रही हूँ उसे रख सकती हो, तहम्मुल से बोली। जो मैं दे रही हूँ आप भी उसे रख लें। उसने पैसे आगे कर दिए। मुँह बंद रखो अपना। बहुत ज़ब्त के बावजूद भी वो अपना लहजा नरम न रख पाई। मेरा मुँह तो बंद ही था, आपने ही खुलवाया है। उसी पल बैरूनी दरवाज़ा खोलकर समरीन बाहर आई थी। अनूशा, अंदर आ जाओ, मामी बुला रही हैं तुम्हें। साथ ही उसने उसका बाजू पकड़ा था। एक सेकंड भाभी, खाला ने घर में मुलाजिम ठहरा रखे हैं या मालिक? बात तक करने की तमीज़ नहीं है इस लड़की को। मेरे सामने ज़ुबान चला रही है। मेरे तमीज़दार या बदतमीज़ होने से आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? खाला, समरा चची की आवाज़ बुलंद हुई। तुम जाओ यहाँ से। जो आए हैं वही जाएं, मैं क्यों जाऊँ? झट से बेंच पर बैठ गई। फिर से किताब खोली, कलम उठा ली। समरा ने अनूशा का बाजू पकड़ा और उसे अंदर ले गई। ये किस किस्म की मेड्स हैं? अकड़ और गुरूर ख़त्म ही नहीं हो रहा। मुझे पैसे दे रही थी, मुझे? उसका गुस्सा कम ना हुआ। बात असमत बेगम और उज़्मा से होकर आखिर में शाहज़ेब तक भी पहुंच गई। वो कमरे में आया तो तासरात में खफगी थी। ये पागलपन है अनुषा, क्यों किया तुमने इस तरह? अनुषा सदमे से उसे देख कर रह गई। बजाय उस लड़की को खरी खरी सुनाने के वो उल्टा उसे ही सुना रहा था। पागलपन? एक मुलाजमा ने तुम्हारी बीवी से बदतमीज़ी की और तुम मुझे झाड़ रहे हो? तुम उसके पास ही क्यों गई? क्या मतलब क्यों गई? घर है मेरा, मुलाजिम है वो मेरे, मैं उसे पैसे देना चाहती थी। मगर क्यों? ये सवाल आप कर रहे हैं। मैं हमेशा चैरिटी करती हूँ। तुम सिर्फ चैरिटी नहीं करती हो, तुम चैरिटी को अपना ज़ाती फ़ेल समझती हो, अना का मसला बनाती हो। अनुषा दम साधे उसे देख कर रह गई। ऐसा नहीं है शाहज़ेब। अगर ऐसा नहीं है तो बता। जब सुबह मिराल ने तुमसे पैसे नहीं लिए तो क्या तुम बनती थी उसकी बेटी को देने की? बेटी? उसे शौक लगा। माँ बेटी हैं दोनों। वो अपने गुस्से पर काबू पाता बेड पर जा बैठा। अनुषा लब भींचकर नाराज़ी से उसे देखने लगी। शाहज़ेब, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। मैंने सब मेड्स को दिए हैं पैसे। अपनी इंटेंशंस की तो तुम यहाँ बात ही मत करो। इटली में उस बंदे ने तुमसे पैसे नहीं लिए तो तुम गुस्से से पागल हो गई थी। कोई इनकार कर दे तो क्यों तुम्हें बुरा लग जाता है? एक इंसान तुमसे कुछ लेना नहीं चाह रहा तो क्या तुम उसे ज़बरदस्ती पकड़ाओगी? इनकार तरीके से भी किया जाता है। वो लड़की उल्टा मुझे चैरिटी दे रही थी। वो मुझे बातें सुना रही थी। शाहज़ेब ने चौंक कर सर उठाया। बदतमीज़ी कर रही थी वो मुझसे, जैसे कोई बदला उतार रहे हो। क्या खाला ने मुलाजमीन को ऐसे छूट दे रखी है? जहन फ़कत उस एक लफ्ज़ बदले पर अटक गया। लम्हे भर के लिए वो अपनी जगह थम गया था। शाहज़ेब को एहसास हुआ मामला गड़बड़ हो रहा है। उसे अदराक हुआ ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। वो उठकर अनुषा के पास आ गया। देखो अनुषा, उस लड़की ने मेरी इंसल्ट की है, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। खाला से कहें घर से निकाले उन्हें। अनुषा यार, क्या हो गया है? आपको भी तो मैं गलत ही लग रही हूँ ना? पैसे देने क्यों गई? मुझे खाला से बात करनी है। मैं घर में ऐसा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अम्मा से खुद बात करूँगा। कंधों से थाम कर उसने नरमी से समझाया। वह हाथ झटक कर चली गई। रात की तारीकी हर सो फैल चुकी थी। अपने बिस्तर में दुबक कर लेटी वो फ्लैश लाइट की रोशनी में किताब पढ़ रही थी। खामोशी में उलटते सफ़हात की आवाज़ ज़रा सा इर्ताश पैदा करती और फिर वही अंगीठी में लकड़ियों के चटकने की आवाज़ आती। मीराल नीचे कुशन पर दो जानों बैठी अपने घुटनों पर ठोरी रखे भड़कती हुई आग को देख रही थी। शोले बुलंद हो रहे थे, तपिश बढ़ती जा रही थी। ज़रा सी करवट बदलते उसने ख्याल के तहत सर उठाया तो उसे उन शोलों में मीराल का पसमर्दा चेहरा दिखाई दिया। यूँ लगा जैसे वो चेहरा जल रहा हो। यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। किताब एक जानिब रखती वो सीधी हो बैठी। मीराल ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने क्रोफर से असमत बेगम खड़ी थी, गुस्से से भवे सुकेड़े। वो अंदर आई, इंतहाई नफ़रत से इब्तिहाल को देखा। फिर वो मीराल की तरफ मुड़ी। वो बोलना शुरू हुई तो अगले 5 मिनट तक मुसलसल बोलती रही। शिकायत उसकी थी, गुस्सा मीराल पर भी था।
ये तमीज़ सिखाई है तुमने इसे? छोटे बड़े किसी का लिहाज रखा है इसने? मीराल ने कुछ बेबसी से गर्दन मोड़कर उसे देखा। चेहरे पर सुकून लिए वो पाँव झुलाती असमत बेगम को देखती रही। तुमने वादा किया था अनुषा के सामने कोई तमाशा नहीं होगा। वादा किया था तुमने मुझसे। वो मीराल पर चीख पड़ी। अगर आपकी लाडली बहू खुद चलकर हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे? इब्तिहाल बोल पड़ी। तुम अपना मुंह बंद रखो। असमत बेगम ने उसे झिड़क दिया। हाला, मीराल ने कफगी से टोका। वो कंधे उचकाकर कहीं और देखने लगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अनुषा को शक भी हुआ ना तो जान निकाल लूँगी। तमीज़ से रहा करो उसके साथ। आपकी ज़ुबान में तमीज़ से रहने का मतलब उसके पैसे लेना है तो सॉरी, ये तमीज़दारी हमसे नहीं होगी। हाला, अब के मीराल ने उसे कुछ सख्ती से टोका था। वो हंसने लगी। असमत बेगम आग बगोला सी हो गई। पागल हो चुकी है तुम्हारी बेटी, पागल। अपना सारा गुस्सा निकाल कर वो चली गई। पागलों के घर रह रहकर हो चुकी हूँ पागल, वो बुलंद आवाज़ बोली। मीराल बेबसी से इब्तिहाल को देख कर रह गई। दिलरुबा और शाजिल के माबेन मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके थे। लड़ाई झगड़े वो तर्क कर चुकी थी। घर के छोटे बड़ों का एहतराम भी करने लगी थी। सबसे बढ़कर ये कि वो शाजिल का दिल फिर से जीतने और माजी के तमाम तलखे मिटाने में कामयाब हो चुकी थी। रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो कुछ हो रहा था उसकी रिपोर्ट फैज़ान को भी दे रही थी। दुर्दाना और सफ़ीर ने अपने बच्चों के साथ यूरोप टूर का प्लान बनाया तो शाजिल ने उससे भी बात की। शाजिब भाई आए हुए शाजिल, अम्मा मुझे कब से कह रही हैं हिरनाई आ जाऊं लेकिन मैं ही टालती जा रही हूँ। ऊपर से अमरीन का निकाह भी तो है। उसकी मजबूरी समझकर उसने सफ़ीर को मना कर दिया। जिस दिन सफ़ीर और दुर्दाना अपने बच्चों समेत एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए वो बेहद खुश थी। मौका पाकर उसने अगले चंद दिनों में हिरनाई जाने का प्रोग्राम भी तरतीब दे डाला था और ये उसने उस वक्त तय किया जब उसे यकीन हो चुका कि शाजिल कारोबारी मसरूफियत की बिना पर उसके साथ नहीं जा सकेगा। शाजिल ने हमेशा उसकी मर्ज़ी को फ़ौक़ियत दी थी। अब की बार भी इनकार नहीं कर सका। सब कुछ उसकी मर्ज़ी व मंशा के मुताबिक हो रहा था और वो खुश थी, बेहद खुश थी। सुबह सवेरे ही अर्ज़ा के कमरे में शोर मच गया। वो रोती चीखती चिल्लाती जा रही थी। शाहज़ेब और अनुशे डर कर फ़ौरन भागे चले आए थे। मुलाज़मा ने असमत बेगम को खबर पहुंचाई तो वो भी आ गई। कमरे में दाखिल होते ही उनकी नज़र वार्डरोब पर पड़ी तो वजूद साकित हो गया। अर्ज़ा की वार्डरोब में लटके हुए कपड़े ऊन से सुर्ख और फटे हुए लग रहे थे। कीमती नफीस फ्रॉक्स को कैंची से काटा गया था। उस पर सुर्ख खून भी लगा था। एक खौफ का समा उस पूरे कमरे में बन गया। सबकी सांसें रुक गई। ऐसी हरकत वो भी इस घर में भला कौन कर सकता है। अनुषा परेशानी के आलम में रोती हुई अर्ज़ा को चुप करवा रही थी। वो बेतहाशा डरी हुई थी। किसकी हरकत है ये? शाहज़ेब को गुस्सा आ गया। अलमारी खोलकर चीज़ें उलट पुलट की तो अर्ज़ा की इस्तेमाल की पेशतर अशिया का यही हाल था। कल रात जब मैं बच्चियों को सुला कर गई थी तब तो सब ठीक था। अनुषा बेहद परेशान हो रही थी। ज़रा सी जांच पड़ताल से अंदाज़ा हो गया सुर्ख खून असल में सुर्ख रंग है। किसने किया है ये? अर्ज़ा को तकलीफ़ में देखकर शाहज़ेब बेचैन हुआ था। उसका बस नहीं चलता था मुजरिम सामने हो और वो गोली मार दे। असमत बेगम ने बड़ी मुश्किल से उसे ठंडा किया। सारा दिन परेशानी में गुजरा। अर्ज़ा ने रो रो कर तबीयत ख़राब कर ली, बुखार चढ़ा लिया। शाम में जब मुलाज़िमा उसे चाय देने आई तो वो सोफ़े पर बैठा कुछ बेकरारी से पेशानी मसल रहा था। साहब, एक बात बताऊँ आपको? मुलाज़िमा ने कप मेज़ पर रखते हुए डरते डरते पूछा। उसने चौंक कर सर उठाया। साहब, मुझे मालूम है छोटी बीबी के साथ जो हुआ। शाहज़ेब ने ठटक कर उसे देखा। क्या मालूम है? कल रात मुझे समरा बाजी ने काम के लिए बुलाया था। थकी हुई थी, बोली टांगी दबा दो। जब मैं जाने लगी ना तो मैंने हाला को अर्ज़ा के कमरे से निकलते देखा। शाहज़ेब की आंखों में खून उतर आया। हाला? हाला आई थी? जी साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो भड़क कर उठ खड़ा हुआ। साहब, मैं डर गई थी, कोशिश की बताने की, पर वो मैंने सोचा हाला बच्ची है, बस उसे बचाने के चक्कर में चुप रही। पर अब मज़ीद नहीं रह सकती साहब, प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। तुम जाओ यहाँ से। शम्मो अदब से सर खम करती चली गई।
अपनी परेशानी को मसलते वो कमरे के चक्कर काटने लगा। फिर कुछ सोचकर वो उसी वक्त नीचे आ गया। इब्तिहाल असमत बेगम के साथ बदतमीज़ी कर जाती थी, वो बर्दाश्त कर गया था। अनूशा के साथ बुरा पेश आए, वो ये भी सह गया था, मगर अर्ज़ा के साथ जो इब्तिहाल ने किया था वो किसी तौर भी अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले उसने मीराल से बात करने की ठानी, मगर वो नीचे नहीं थी। असमत बेगम उससे अर्ज़ा का वार्डरोब सेट करवा रही थी। मुलाजमा से यह बात पता चली तो वो भड़कता हुआ सीधा अर्ज़ा के कमरे में गया और कपड़े झपट कर उसके हाथ से खींच लिए। अज़मत बेगम बेड पर अर्ज़ा का सर गोद में रखे बैठी थी। चौंक गई। मेरी बेटी के कमरे से दफ़ा हो जाओ। मीराल परेशानी से देख कर रह गई। अम्मा, आज से आप मीराल से मेरे बच्चों का कोई काम नहीं करवाएंगी। क्या क्या हुआ है? वो समझ ना पाए। गालिबन परेशानी के आलम में उन्हें जिम्मेदार को पकड़ना समझना याद ही ना रहा। पूछिए इससे, अपनी बेटी के साथ मिलकर ये क्या गुल खिला रही है? मीराल का सर बेइख्तियार नफ़ी में हिला। तुम्हारी बेटी मेरी औलाद से क्या दुश्मनी निकाल रही है? आंखों में सदमा बेयकीनी लिए वो शाहजेब को देखती रह गई। हाला ऐसा नहीं कर सकती। वो बदतमीज़ी कर सकती है, घर वालों से लड़ सकती है, सुकून बर्बाद कर सकती है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो चीख पड़ा। बुलंद आवाज़ का वो जुमला मीराल असफन को दहला गया। कल रात वो इस कमरे में आई थी, उसने किया है ये सब। अल्लाह की मार पड़े तुम दोनों पर, ऐसे हथकंडों पर आ गई हो। बच्ची से क्या दुश्मनी? हाँ, हम बड़े मर गए हैं, जो वार करना है सामने से करो ना। मीराल की आंखों में आंसू आ गए। अब दफ़ा हो जाओ मेरी बेटी के कमरे से। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी बच्चों के आसपास भी ना देखूं। किस कदर हिम्मत और कुव्वत से अपनी धड़कनों को संभाले वो कमरे से बाहर आ गई, मगर रेलिंग तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा गई। उसने बेइख्तियार दीवार का सहारा लिया और सांस लेने की कोशिश की, मगर उस पल उसे एहसास हुआ उसने सांस नहीं आ रही। शगु ट्रे हाथ में लिए अनुषा के कमरे से निकलकर उस तरफ आ रही थी। रुक गई, भागी चली आई। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने हाथ झटक दिया। आंसू साफ करती नीचे आ गई। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। इब्तिहाल स्कूल से अभी नहीं आई थी। मीराल, तुझे समरा बाजी बुला रही हैं। एक नया हुक्म सादिर हुआ। वो थके हारे वजूद और झुके कंधों के साथ वापस मुड़ गई। शाहजेब साहब तुम्हें बुला रहे हैं। शाम में शगो ने आकर कहा। वो कुछ देर तक अपनी जगह बैठी रही। जहन उस हुक्म को तज्जिया करने में लग गया कि शाहजेब ने उसे बुलाया। वो अपनी जगह से उठी, पूरे कमरे का चक्कर काट कर वापस बैठ गई। कुछ ही देर गुजरी होगी कि शगो वापस आ गई। सुना नहीं, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। साहब ने कोई ख़ास बात करनी है तो उनसे कहो यहाँ आकर कर ले। शगो की आंखें उबल आईं। बदतमीज़, ये बात साहब से करते मैं अच्छी लगूंगी? मुझे तो लगोगी। शगो ने दरवाजे में खड़े खड़े उसे लंबी घूरी दी। देख हाला, अब तू बहुत ओवर हो रही है इस घर में। जब तुझे सब पता है तो फिर क्यों ऐसा कर रही है? मैंने क्या किया है? उसने लापरवाही से पूछा। बाप है तेरा, अब बुला रहा है तो जाना तो बनता है ना। उसने अपने साहब के किसी भी डांट से बचने के लिए उसे राज़ी करना चाहा। हाँ शग्गू, वो हंसी। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ गए। ये वही बाप है ना जिसने मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था? ओ क्यों औंधा है? शगो ने अपनी छोटी आंखें मज़ीद छोटी करके पूछा। वो एक इम्तिहान होता है जिसे पास करने से औलाद जायज़ या नाजायज़ साबित होती है। शगो का एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ मुंह पर आ ठहरा। हैं सच्ची? पर मुझे किसी ने नहीं बताया। वो यूँ बोली जैसे इस घर का कोई अहम फ़र्द हो, जिसके इल्म में ये बात ना लाकर कोई अनहोनी कर दी गई हो। और तुझे कैसे पता चला? ज़रा मशकूक होकर घुरा। बस पता है, अब जाओ यहाँ से। साहब बहुत गुस्से इच लग रिया है। खाली हथ गई तो कट न पै जाए। वो बड़ी फ़िक्रमंद नज़र आई। इतनी बड़ी हो शग्गू, कैसी भीगी बिल्ली बनी हो। सीधी तरह से कह दो, साहब मैंने बोला था पर नहीं आ रही बस। तू ना किसी दिन मार पड़वाएगी मुझे। अब मसले तुम लोगों के और पिसे हम। शगो बड़बड़ाती हुई चली गई। टांगे लटकाए बिस्तर पर नीम दराज होकर इब्तिहाल सीलिंग पर लगे साकित पंखे को देखने लगी। गर्मियों में यह मंजर कुछ दिलचस्प लगता जब पंखा गोल गोल घूमता, मगर अब तो नरी बोरियत। अंगीठी भी सर्द थी, वरना वो शोलों की लपक झपक ही देख लेती। टीवी था नहीं, मोबाइल रखने की ममानत ना भी होती तो रखने की अहलियत नहीं थी।
पैसा न कभी उसकी हथेली पर रखा गया था, ना ही मीराल की हथेली पर। यूनिफॉर्म, किताबें, कोर्स, कॉपीज़ और बैग उसे स्कूल से मिलता था। घरेलू इस्तेमाल के कपड़े दुर्फिश और समरा चाची की जानिब से हर चंद माह बाद मिल जाते थे। खाना पीना वही जो किचन में सबके खाने के बाद बच जाता था, और बाज़ दफ़ा बचता भी न था। फ्रिज से कुछ निकालने की या किचन में जाकर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खाने की इजाज़त नहीं थी। रहाइश के लिए ये एक कमरा और छोटा सा वॉशरूम था जो असमत बेगम ने क्वार्टर में अपने मुलाजमीन की रिहाइश का बंदोबस्त करने के बाद उनके लिए अपने शौहर की वफ़ात के बाद बनवा दिया था। कमरे का एक दरवाज़ा बाहर लॉन में और दूसरा किचन के बराबर वाली राहदारी में खुलता था, ताकि जब भी उसे काम के लिए बुलाया जाए तो एक कमरे के भी ताख़ीर ना हो, और ताख़ीर असमत बेगम को पसंद न थी। वो साकित पंखे को देखती टांगों को जुम्बिश दे रही थी। जब दरवाज़ा खुल गया, पहले वो कोहनी के बल ऊपर हुई ताकि झाड़ पिला सके उस बदतमीज़ को जिसने दस्तक देने की भी जहमत न की, मगर शाहज़ेब पर नज़र पड़ते ही वो सीधी हो बैठी। सफ़ेद 3 पीस सूट के साथ सुर्ख टाई नुमाया थी, बाल जेल से जमे हुए थे, दाढ़ी भी सेट थी। उसके महंगे नफीस कपड़ों से मर्दाना कलोन की महक उठ रही थी। इब्तिहाल ने लबों पर उभरती मुस्कुराहट अंदर तक डाली। कमरे में निगाह दौड़ाते शाहज़ेब दरवाजे में ही खड़ा रहा, अंदर ना सका। वहीं खड़े उसने अंदर निगाह दौड़ाई। 2 बिस्तरों के अलावा एक छोटी सी मेज़ और कुर्सी के साथ एक पुरानी अलमारी जिसके पट टूटे हुए थे। फर्श पर अंगीठी रखी थी जिसमें लकड़ियों की राख सर्द पड़ चुकी थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। जिस तरह से शाहज़ेब ने नाक सिकुड़ी तो उससे यूँ लगा जैसे उसे कमरे से बदबू आई हो। कदम भी उसने वहीं रोके, हाथ को नाक तक रखा। इब्तिहाल यकटक उसे देखे गई। उसे बदबू किस शय की आई थी, उस कमरे से या इब्तिहाल से? कमरा तो मीराल रोज़ साफ़ करती थी, तो क्या ये इशारा उसके वजूद की तरफ था? ये तय था, शाहज़ेब इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। वो कमरा उसके शायाने शान नहीं था, ना ही वहाँ बैठने के लिए कोई कीमती नफीस कुर्सी रखी गई थी। वो कमरा एक कबाड़ था जहाँ सिर्फ टूटी हुई रद्द की हुई शय ही रखी गई थी। ऐसी अशिया शाहज़ेब के लिए नहीं हो सकती थी। इब्तिहाल भी उसी लम्हे टूटे फर्नीचर, उखड़ी हुई दराज और फटी हुई कालीन जैसी थी, बेसहारा, बेवक़्त। बाहर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लब भींच कर गुस्सा दबाकर कहा गया। बात आपने करनी है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? शगुरादारी की दूसरी जानिब दीवार के ओट में धक धक करते दिल के साथ खड़ी थी। शाहज़ेब ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया था, डांट फटकार कर। अब वो खुद इब्तिहाल के पास आया था। क्या उसे मीराल को बताना चाहिए? मीराल ऊपरी मंजिल पर कमरे की सफाई कर रही थी। क्या करना चाहिए? उसने निचला लब काटा। भला मैं क्यों पराई फड्डे में पड़ूं? अर्जा के कमरे में तुम गई थी? आप सवाल कर रहे हैं या बता रहे हैं? ये तुम्हारा कारनामा है ना? उसने कुछ कपड़ों से भरा हुआ शॉपर सामने फर्श पर उलट दिया। कपड़े कटे हुए, सुर्ख रंग में रंगे हुए, फटे हुए। ये उसकी अलमारी से मिले हैं। तो पहले तुमने अम्मा से बदतमीज़ी की, फिर अनूशा से की, और अब अर्ज़ा। तुम और तुम्हारी माँ। शाहज़ेब के लहजे से अब नफ़रत झलक रही थी। अब क्या करना चाह रही हो? जब आपको इतना कुछ पता है तो ये भी बता दें। वो मुस्कुराई। मेरी बेटियों को कुछ हुआ तो? आप बाप हैं? वो हैरान होकर अपनी जगह से उठ गई। आपकी बेटियां भी हैं? आपने उन्हें साथ रखा हुआ है, कहीं फेंका भी नहीं? शाहज़ेब के जबड़े भींच गए, उसकी पेशानी की रगें उभर आई थी। इब्तिहाल का चेहरा देखते उसे अपनी वालदा की आवाज़ सुनाई दी थी। उनका फ़ैसला, उनकी नफ़रत दिखाई दी थी। कूड़ेदान में कचरे को फेंका जाता है। इब्तिहाल शाहज़ेब का पूरा वजूद उस एक लम्हे कई परखच्चों में बैठ गया। वो उसका बाप था, ये अल्फाज उसके थे। तभी मैं कहूँ, आपको इस कमरे से बू क्यों आई है? वो हंसी। तुम्हें तुम्हारी माँ ने पागल कर दिया है। आपको आपकी माँ ने नहीं किया। शाहज़ेब ने पहले सिर्फ सुन रखा था, इब्तिहाल जवाब कैसे देती थी। आज सुन रहा था तो वजूद शोलों में जलने लगा। तुम्हें इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि तुम इस तरह के अल्फाज अदा करो? शाहज़ेब की बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। शुक्र करे सिर्फ लफ्ज़ अदा कर रही हूँ, वरना अदा करने को अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। शाहज़ेब को लम्हे भर के लिए लगा इब्तिहाल नहीं, मीराल बोल रही है। वो आवाज़, वो चेहरा और इंतकाम की आग। वो उसके करीब आ गई, फिर 2 कदम मज़ीद उठाए।
फिर नाक सुकेड़ कर शाहजेब को वैसे ही देखा जैसे उसने उस कमरे को देखा था, जैसे उसे बदबू आ रही हो। 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं आपकी? उसने जैसे खुद को सुनाया, खुद समझाया। आपका कर्ज चुकाने के लिए आपकी अपनी औलाद है। शुक्र है मैं नहीं हूँ। शाहजेब के वजूद में भड़कती हुई आग उस एक लम्हे में सट पड़ी, आंखें पत्थर, वजूद साकित हो गया। वो जुमला था ही ऐसा। अच्छा हुआ आप कमरे में नहीं आए, आ जाते तो दीवार टूट जाती, फ़र्क ख़त्म हो जाता। उसने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी सज़ा है इसकी। मदर ज़मान साहब की आवाज़ उसके कानों में ज़ोर से गूंजी थी। यूँ लगा जैसे राहदारी में वहीं खड़े होकर वो उस पर बरस पड़े हों। अर्ज़ा और यमुना का चेहरा आंखों में आ गया। गुज़िश्ता 14 सालों में उसने एक बार भी वो नहीं सोचा था जो आज इब्तिहाल ने उसे सुना दिया था। वो आईना नहीं देखा था जो इब्तिहाल ने दिखा दिया था। तस्वीर एक ही थी जो थमा दी गई थी। रुख हज़ार हो सकते थे, बेशुमार हो सकते थे। शाहजेब के जाने के बाद वो कुछ देर तक अपनी जगह खड़ी रही। फिर उसने कपड़ों को गुस्से से उल्टा पुल्टा कर देखा, फटे हुए कटे हुए हिस्सों को छुआ। उसकी आंखों में उमड़ता गुस्सा यकायक शदीद हैरत व बेयकीनी में बदल गया। वो सदमे से अपनी जगह बैठी रह गई। रात का सारा काम ख़त्म करके वो अपने कमरे में आई तो इब्तिहाल खिड़की के पास बैठी चौखट पर मोमबत्तियाँ जला रही थी। ऐसी मोमबत्तियाँ उसने राइटिंग टेबल पर भी जला रखी थी। मीराल उसके सामने वाले बिस्तर पर आ बैठी। कुछ देर तक आंखों में नमी लिए वो निचला लब काटती रही। इब्तिहाल को इल्म था वो कमरे में आ चुकी है, तब भी उसने मुड़कर नहीं देखा। उसकी मोमबत्तियाँ अहम थी, रोशनी अहम थी और खामोशी भी, जिसे वो तोड़ना नहीं चाहती थी। तुम्हारे पास भी कोई आया था? इब्तिहाल ने लाइटर से एक साथ 3 मोमबत्तियों को जला दिया। हाँ, कोई कूड़ेदान को देखने आया था। मीराल की निगाहें उसके पुष्ट पर जमी रहीं, आंसू बहते रहे, लब लरसते रहे। फिर उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, लेकिन बदबू उससे आ रही थी। शुक्र है वो कमरे में नहीं आया। शाहजेब आया था। उसकी सांसें अटक गईं। जाने उसने क्या कहा होगा, इब्तिहाल ने उसका सामना कैसे किया होगा। इब्तिहाल मुंतज़िर रही कब मीराल भी जुर्म का जिक्र करे, सज़ा की बात करे और नाराज़ी दिखाए, मगर उसने एक बार भी ये नहीं पूछा, हाला तुमने ऐसा क्यों किया। सुबह से शाम तक वो ये सवाल असमत बेगम, समरा चची और उज़्मा भाभी से सुन चुकी थी। सवाल के साथ एक तवील लेक्चर और डांट वो उन तीनों से सुन चुकी थी। मुझे एक बात तो बताएं, उसने ज़रा सी गर्दन मोड़ी। जब उसने अबॉर्शन को कहा था तो आपने क्यों नहीं करवाया? वो सुन होते वजूद के साथ उसे देख कर रह गई। क्या उसने शाहजेब के साथ होने वाली वो गुफ्तगू सुन ली थी? मोहब्बत, घर से भागना, निकाह, बाकी सब कुछ तो उसकी मर्ज़ी से किया था आपने, फिर यहाँ क्यों अपनी मनमानी कर ली? मीराल का दिल कट कर रह गया। अगर मैं इस दुनिया में ना आती तो आपके बहुत से मसले हल हो सकते थे। मेरा एंड करके आप अपनी ज़िंदगी चुन सकती थी। फिर आपने मुझे क्यों चुना और चुनकर ये ज़िंदगी क्यों दी? मीराल की सिसकियाँ हिचकियों में बदल गईं। आंखों पर हाथ रखे वो उठकर अलमारी की तरफ चली गई, मगर कान न बंद कर सकी। शाहजेब और आप में कोई फ़र्क है? मुझे तो नज़र नहीं आया। हाला प्लीज़। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मुझे आप पर तरस नहीं आता, मुझे आपसे बहुत नफ़रत हो रही है, शाहजेब से भी ज़्यादा। सन्नाटे में वो आवाज़ गूंजकर खामोश हो गई। मीराल खामोशी से आंसू बहाती रही। काफ़ी देर बाद उसने रुख बदला तो इब्तिहाल चौखट पर बाजू पर अपना सर रखे मोमबत्तियों को देखी जा रही थी। वो सब एक साथ पिघल रही थी, वो 4 जिन्हें उसने एक साथ जलाया था। दुलेखा पप्पू अपने बच्चों के साथ शादी में शिरकत के लिए घर आई तो मसरूफियत मज़ीद बढ़ गई। दुलेखा का बड़ा बेटा आदिल 18 बरस का था। रोहान और समीर 16 बरस के। तीनों की बड़ी गाढ़ी छनती थी। दूर रहते तो मोबाइल पर हर वक्त राबते और करीब होते तो फिर गाड़ी की चाबी हथियाए पूरा एबटाबाद घूमते रहते। उन चंद दिनों में 2 चक्कर इस्लामाबाद के भी उन्होंने लगा लिए थे। घर की ख़वातीन जहाँ शॉपिंग में मसरूफ़ थी, वहाँ लड़के अपनी हरकतों में। इब्तिदाई कुछ दिनों तक तो उसकी दोनों से कोई मुलाकात ना हो सकी, मगर चौथे रोज़ जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो आदिल की नज़र उस पर पड़ी।
गाड़ी घर के सामने पार्क की। वो तीनों बाहर निकले हुए थे और किसी बात पर समीर और रोहान की हाथापाई हो रही थी, कह कहे गूंज रहे थे। आदिल की निगाह जो उस पर ठहरी तो फिर हट न सकी। ये वही इब्तिहाल है, मामू की बेटी? उसने कुछ बेयकीनी से पूछते समीर से तस्दीक चाही। 3 साल पहले जब वो मिला तो उस वक्त वो 11 साल की छोटी सी बच्ची लगी थी, मगर अब तो पहचानी नहीं जा रही थी। हाँ वही है। रोहान भी रुक गया। वो चुपचाप उनके करीब से गुजरकर अंदर चले जाना चाहती थी, मगर आदिल ने उसे रोक लिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर एक ही जस्त में उसकी पोनी खींची थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो हर बार यहाँ आने पर खींचा करता था। सी की आवाज़ के साथ वो एक झटके से रुकी थी, दाहिना हाथ सर तक उठाए और दूसरे ही पल उसने दोनों हाथों से उसे परे धकेल दिया था। आदिल का कहका बुलंद हुआ, गाइस, इस लड़की ने मुझे छुआ है, मुझे हरेसमेंट का केस करना चाहिए। तीनों के कहकहे बुलंद हुए। उसे नफरत भरी निगाह उन तीनों पर डाली और अंदर चली गई। दिल में आग से जल रही थी, गुस्सा शदीद हो रहा था। उसे मज़ीद छेड़ने का इरादा किए वो तीनों उसके पीछे अंदर आ गए थे। सामने ही लॉन में आदिल की बहन मदीहा दुर्फिशा के साथ खड़ी थी और लॉन चेयर पर उज़्मा ताई जुलेखा पप्पो के साथ बातें कर रही थी। आदिल भाई ने मेरे बाल खींचे हैं, जुलेखा पप्पो के सर पर खड़ी वो शदीद गुस्से में बोली थी। तो क्या हुआ? जुलेखा ने कद्र नागवारी से उसे देखा। भाई है, मजाक करता रहता है। उन्हें हरगिज़ बुरा लगा तो बस यही कि वो उनके पास क्यों खड़ी है। उज़्मा ताई ने कुछ नागवारी से पहलू बदल कर निगाह हटा ली थी। बाकी आइंदा माह इंशाअल्लाह। हाँ जी, तो आज का एपिसोड बस यहीं पर ख़त्म होता है। और हमारा जो नावल है, काश ये हफ्ते में एक बार तो आ ही जाता। अब हमें इसके लिए 1 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम ये इंतज़ार? राइटर से कोई कहे कि इसके वीकली एपिसोड्स दे दिया करें हमें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये नावल, बहुत 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 अच्छा, क्या ही मज़े का है। और सबसे मज़ेदार हमारी नावल की जान हमारी इब्तिहाल मैडम, कितनी रूड, कितनी बदतमीज़ और कितनी अच्छी जितनी वो रूड और जितनी वो बदतमीज़ियाँ करती है सबके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन जब वो मीराल के साथ बदतमीज़ियाँ करती है तो वो काफ़ी बुरा सीन हो जाता है। हालांकि मीराल चाहे तो उसे एक चपेट देकर चुप भी करा सकती है, लेकिन फिर भी वो इब्तिहाल की सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। हाँ जी। और ये जो राइटर है हमारी ताशा जी, इनका क्या सीन है, क्या बात है। बहुत सारे, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतनी सारी स्टोरियाँ, सब एक दूसरे से जुदा, लेकिन आखिर में सब ने एक दूसरे से मिल ही जाना है। कैसे लिंक अप हो रहा है। बहुत पेचीदा सा नावल है, बहुत सस्पेंसफुल नावल है और उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।